हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज डेट है 17 अक्टूबर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। तो चलते हैं पहला पेज पे। आज के पहले पेज पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट रिफर इलेक्टोरल बॉन्ड केस टू 5 जज कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच। पहले जो इलेक्टोरल बॉन्ड केस था वो 3 जज बेंचेस के पास था, अब ये 5 जज बेंचेस के पास चला गया है। ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके प्रीलिम्स के लिए। जो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या है? इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है एक तरह का बॉन्ड है जो पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन के लिए यूज़ होता है। डोनेशन दे सकता है कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, अपने पसंद के पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दे सकता है। जो देने वाला होता है उसका नाम हाइड रहता है, उसका पता नहीं चलता है। और अभी रिसेंटली जो एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR का रिपोर्ट आया था, एक यू है ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, ये 1999 में बना था, न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। ये इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए कि जो प्राइमरी डोनेशन है वो इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी को जाता है। तो ये जो रिपोर्ट था 2016-17 से 2021-22 में ये मिला है, जो इलेक्टोरल बॉन्ड रिसीव हुआ है वो 7 नेशनल पार्टीज़ और 24 रीजनल पार्टीज़ को टोटल मिला के 9,188 करोड़ से इलेक्टोरल बॉन्ड्स रिसीव हुए हैं, जिसमें कि 95% जो इलेक्टोरल बॉन्ड था, इलेक्टोरल बॉन्ड का जो अमाउंट है वो 95% जो है वो मेजॉरिटी पार्टी को, एक सिंगल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी को मिला है। इससे रिलेटेड ये केस था। तो आप ये ADR के बारे में पता रखेंगे क्योंकि ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। ये एक NGO है, 1999 में सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, एस्टेब्लिश 1999। एंड उसके बाद आप पता रखेंगे इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता है। इलेक्टोरल बॉन्ड एक तरह से आपका आर्टिकल 19 जो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच देता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन देता है, वो कहीं ना कहीं इससे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। इसी के बगल में जो आर्टिकल है वो निठारी किलिंग केस से रिलेटेड है। आपको पता ही होगा 2006 का ये बहुत फेमस केस है, जिसमें एक कोठी था जिसमें मोनिंदर सिंह का कोठी था और उसका नौकर सुरेंद्र कोहली, दोनों मिलके बच्चों को किडनैप करते थे। नोएडा में एक जगह है निठारी, वहाँ के बच्चों को किडनैप करते थे और बच्चियों को भी किडनैप करते थे और उनको मार के किल करके खा जाते थे, बना के खा जाते थे। और जो बच्चियाँ होती थी उनका रेप करते थे, फिर किल कर देते थे और जो हड्डियाँ वगैरह बचती थी वो ले जाके बगल में नाले में फेंक देते थे। तो ये उससे रिलेटेड केस था कि अभी जो इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है वो दोनों एक्यूज्ड को बरी कर दिया है। तो नेक्स्ट आर्टिकल है कि एबॉर्शन प्ली जो है उससे रिलेटेड है। एक लेडी ने केस कर दिया है कि जो उसका फिजिकल, मेंटल और फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है तीसरे बच्चे के लिए, तो वो एबॉर्ट करवाना चाहती है। 2 बच्चे उसके ऑलरेडी हैं। अभी जो 1971 जो MTP एक्ट था उसको अमेंड रिसेंटली 2021 में किया गया था। तो उसमें आपका था कि 24 वीक एबॉर्शन अलाउड हो गया था। एंड लाइफ थ्रेटनिंग अगर कंडीशन रहता है, इफ मतलब बच्चे को या मदर को, दोनों को लाइफ थ्रेटनिंग अगर इशू रहता है तो एबॉर्शन कर सकते हैं। सो ये यहाँ पे इनका 26 वीक्स प्रेगनेंसी है और ये इन्होंने केस करा है। तो चलो अब हमारे लिए प्रीलिम्स के अकॉर्डिंग हमारा जो एक्ट है वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, तो हम वो एक्ट देख लेते हैं। एक्ट में MTP जो एक्ट था 1971 का, उसमें केवल मैरिड वीमेन ही अबॉर्ट करवा सकती थी और वो भी 20 वीक का था ओनली। और जब 12 वीक से ज़्यादा का हो जाता था, अगर प्रेगनेंसी 12 वीक के से ओवर हो रहा है, तो मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन बहुत ज़रूरी हो जाता था। 12 वीक्स का प्रेगनेंसी है तो 1 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स की राय की ज़रूरत है। अगर 20 वीक से ज़्यादा हो गया, 20 वीक का है, तो उसके लिए 2 रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर RMPs की ज़रूरत पड़ती थी। और अगर कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ वीमेन अगर ब्रीच होता था तो उसके लिए 1000 फाइन होता था। और अब 2021 में जो अमेंडमेंट आया था MTP एक्ट का, तो उसमें अब अनमैरिड भी अलाउड हो गए थे। इसमें ये सबसे बड़ा वो था, मेजर चेंजेस था कि अनमैरिड वुमेन भी अलाउड हो गए थे इसमें। और इसमें 24 वीक, 20 वीक से बढ़ा के 24 वीक को कर दिया गया था।
एंड अगर रेप सर्वाइवर है और एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह है तो उसके लिए 24 वीक से भी ज़्यादा सब्सटेंशियल फीटस एबनॉर्मलिटीज़ वगैरह है तो उससे भी ज़्यादा दिया जा सकता था। इसमें जो मेडिकल प्रैक्टिशनर का ओपिनियन होता था उसका भी वीक बढ़ा दिया गया। 1 प्रैक्टिशनर का ओपिनियन चाहिए होता है 20 वीक के लिए, और 20 से ज़्यादा होता है तो आपको 2 की ज़रूरत होती है। 24 वीक का होता है या उससे ज़्यादा होता है तो उसके लिए आपको मेडिकल अप्रूवल भी चाहिए, मेडिकल बोर्ड का अप्रूवल चाहिए उसके लिए। और इसमें फ़ाइन और इम्प्रिजमेंट वैसे ही है, और इसमें 1 साल का इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल जो है एडिटोरियल है द हिंदू का। इसमें है कि इंडियन हिमालयन रीजन नीड्स इट्स ओन EIE। EIE क्या है? इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट है, जो कि हिमालयन रीजन को अपना अलग EIE की ज़रूरत है, क्योंकि हिमालयन रीजन बहुत फ्रेजाइल होता है। वहाँ पे जो भी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है वो इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, क्योंकि वहाँ फ्रीक्वेंटली लैंडस्लाइड होता है, वहाँ पे क्लाइमेट चेंज होता है। तो इन सब चीज़ों को लेके ये न्यूज़ में है। अब सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि EIA है क्या। जो EIA है वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट जो है, आपका कोई भी प्रोजेक्ट है, मान लो कोई भी प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, चाहे रेलवे है, रोडवेज़ है, एयरवेज़ है, या कोई प्रोजेक्ट रिलेटेड टू डैम है, प्लांट है, ये सारे अगर कोई भी चीज़ करना है तो उसके लिए पहले आपको इसका अप्रूवल की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अप्रूवल इसमें कोई भी प्रोजेक्ट का सोशल, इकोनॉमिकल इम्पैक्ट और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट क्या पड़ेगा उस एरिया में, उससे कैसे लोग इम्पैक्ट होंगे, वहाँ की सोसाइटी कैसे इम्पैक्ट होगी, वहाँ के स्पीसीज़ और इन्वायरमेंट और प्लांट वगैरह क्या इम्पैक्ट होगा उन पे, ये सारा असेसमेंट करता है EIA। कोई भी प्रोजेक्ट बनाने के पहले ये ज़रूरी होता है। इसके भी अलग कंपोनेंट्स हैं, लाइक इम्पैक्ट, पहले EIA में इम्पैक्ट क्या पड़ता है उसमें ये देखना ज़रूरी हो जाता है। अल्टरनेटिव उसका क्या है, लाइक अगर ये प्रोजेक्ट अगर हम कहीं किसी एरिया में बनाते हैं, उसका दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस उसके क्या हो सकते हैं, उसका अल्टरनेटिव क्या हो सकता है, कोई दूसरा तरीका कि जिससे इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम पड़े, जो कि सोसाइटी को कम इम्पैक्ट करे, लाइक उनको कम हार्म करे, वो ऐसा रास्ता है। जैसे मान लो कि डबल लेन बनाना है कहीं पे, और वहाँ पे सिंगल लेन से काम चल सकता है, अगर वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है वहाँ पे, तो वहाँ पे ये प्रोजेक्ट अप्रूव हो जाएगा और ये ज़्यादा वहाँ पे फिजिबल होगा। तो इस टाइप का जो मेजर्स होते हैं वो EIA असेसमेंट के बाद ही पता चलता है। और इससे क्या होता है, ये इससे जो डैमेज होता है, जो फ्यूचर डैमेज होता है, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं और अच्छे प्रोजेक्ट को डेवलप कर सकते हैं, लाइक सबके लिए जो बेनिफिशियल हो उसको हम डेवलप कर सकते हैं। तो चलो EIA के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं कि कब इंडिया में कब पास हुआ था। ये 1917 में इंट्रोड्यूस हुआ था नीपा के थ्रू USA में। एंड इन इंडिया प्लानिंग कमीशन पहली बार 1976 में जो डैम बन रहा था उस पे प्लानिंग कमीशन ने बोला था कि उसका इन्वायरमेंटल एंगल भी चेक कर लो। तो फिर उसके बाद UNEP जो था उसने इसको लीगल कर दिया था EIA 1994 में। एंड जो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था 1986 के अंडर में आता है ये। एंड UIA नोटिफिकेशन 2006 का था कि ये अलग अलग प्रोजेक्ट को अलग अलग साइज़ और उस वहाँ के पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग उसका क्लियरेंस का टाइम दिया गया था। एंड 2020 में जो असेसमेंट आया है उसके बहुत सारे फ्लोज़ हैं, लाइक उसके बहुत सारे प्रो एंड कॉन्स हैं। चलो उसको डिटेल्स में देख लेते हैं। जो EIA नोटिफिकेशन 2020 था उसमें 40 दिन पब्लिक कंसल्टेशन का टाइम दिया गया है, जिसमें 20 और फ्रॉम 30 सबमिटिंग रिस्पांस जो उनका है उससे 30 दिन और 20 दिन का टाइम देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जो ट्राइबल हैं वहाँ के या फॉरेस्ट ड्वेलर हैं वो ज़्यादा अवेयर नहीं हो पाते और उनका डिस्प्लेसमेंट हो जाता है और वो समझ नहीं पाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं चलता है। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसका। और दूसरा है कि इसमें जो क्लियरेंस है वो बहुत फास्ट कर दिया गया है, जिससे कि ये अगर
डिफेंस एरिया में या नेशनल सिक्योरिटी अगर थ्रेट में है, या कोई जैसे वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो चल रहा है बॉर्डर एरिया में, अगर कोई भी प्रोजेक्ट जो नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, तो उसके लिए इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट बहुत जल्दी क्लियर होना चाहिए। तो इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये एक डिस्क्रिशनरी पावर दे देता है गवर्नमेंट को कि कोई भी प्रोजेक्ट को ये स्ट्रैटेजिक टैग दे के और पास करवा लेंगे, और इसमें कोई ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। तो ये है। और दूसरा है कि उसका पोस्ट फैक्टो प्रोजेक्ट क्लियरेंस क्या होगा, बट ये वायलेंस क्रिएट कर सकता है। ये जो ब्यूरोक्रेसी डिले होता था अननेसेसरी, उसमें सुधार आएगा, और ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भी हेल्प करेगा, जल्दी क्लियरेंस मिल जाएगा। इसका जो टाइम पीरियड था वो भी बढ़ा के 30 से 50 साल कर दिया गया है। तो इससे रिस्क भी है, इरिवर्सिबल इन्वायरमेंटल और हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में हम देख सकते हैं इससे रिलेटेड। और दूसरा ये भी था कि ये इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार रेटिंग प्रोजेक्ट लेके आए थे, जिसके तहत कोई भी यूटी और कोई भी स्टेट अगर जल्दी से इन्वायरमेंटल क्लियरेंस देता है, तो उसको वो स्टार रेटिंग देंगे, और उसको वो बजट में ज़्यादा पैसे एलोकेट भी करेंगे। तो इससे क्या होगा कि बाकी स्टेट्स में होर्डिंग होने लग जाएगी, लाइक दो स्टेट के बीच में और यूटी के बीच में कंपटीशन शुरू हो जाएगा, और उसके तहत वो लोग जल्दी में कैसे, वो एक नाम का रह जाएगा EIA, और वो क्लियरेंस करके देंगे, वो अपने रेटिंग के लिए जल्दी इन्वायरमेंटल क्लियरेंस दे देंगे, और जिससे कहीं ना कहीं आपका जो क्वालिटी है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगा। तो इसका एक वे फॉरवर्ड होना चाहिए। वे फॉरवर्ड क्या है इसका? इसमें कहीं न कहीं बैलेंस होना चाहिए, जो ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस है और जो एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी है, उसमें बैलेंस लेके चलना चाहिए, और इंडिपेंडेंट EIA अथॉरिटी बनाना चाहिए, जिससे कि वो ऑब्जेक्टिव डिसीजन ले सके विदाउट एनी फेयर और हिंड्रेंस के। और सेंट्रलाइज डाटा बैंक बनाना चाहिए, जिससे कि वहाँ के जो लोकल पब्लिक है वो भी उसको एक्सेस कर सके, और उसके एस्पेक्ट्स, जो प्रोजेक्ट है उसके एस्पेक्ट्स को जान सके। जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं, जो पीपल हैं वहाँ सराउंडिंग में, तो वो अवेयर हो सके। तो अपने चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ये तो हॉट टॉपिक चल रहा है आजकल का। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हर चीज़ में आ चुका है, आपको पता ही है। कंटेंट राइटिंग में, वीडियो में, आपके डैम कंस्ट्रक्शन में, ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिसिटी में, हर चीज़ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आजकल हर चीज़ में है, और इससे बहुत बड़ा थ्रेट लोगों को समझ ये आ रहा है कि जॉब लॉस बहुत ज़्यादा हो सकता है। इसके लिए आपने देखा होगा रिसेंटली USA में प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ख़िलाफ़ में, कि अगर वो ये आ गया तो बहुत सारे लोगों का जॉब जा सकता है, जैसे जो स्टोरी राइटर हैं, जो कंटेंट क्रिएटर हैं, जो डेटा इंटरप्रिटेशन वाले लोग हैं, जो भी IT डिपार्टमेंट में लोग हैं, उनके बहुत लगभग 80% जॉब जा सकती है लोगों की। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट है आज के डेट में। तो बहुत बड़े देश जो हैं, जैसे US है, UK है और इंडिया है, ये सारे लोग रेगुलेशन के लिए सोच रहे हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे रेगुलेट किया जा सकता है, कैसे उसको प्रो पब्लिक बनाया जा सकता है, कैसे उसका एफिशिएंट मैनर में यूज़ हो कि उसका मिसयूज़ ना हो पाए। जैसे आजकल आप देख रहे होंगे डीप फेक में किसी का, जैसे डोनाल्ड ट्रंप का मिमिक बना दिया था किसी ने, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ कर सकते हैं, जैसे बॉर्डर थ्रेट हो सकता है। और दूसरी तरफ देखें तो चाइना उसको बढ़ावा दे रही है। चाइना उसमें रेगुलेटरी और कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा रही है। तो अगर हम रिस्ट्रिक्शन कंसर्न यहाँ पे आर्टिकल में ये है कि अगर हम उस पे रेगुलेटरी रिस्ट्रिक्शन डालते हैं और चाइना नहीं डालती है, तो चाइना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाएगी, और हम कहीं ना कहीं उसमें पीछे रह जाएंगे, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे इस डिसीजन का आगे इम्पैक्ट पड़े और चाइना उसमें बहुत ज़्यादा बॉर्डर एरिया में और सिक्योरिटी थ्रेट और ज़्यादा गैप बन जाए हमारे बीच में। तो वन लाइन इज़ देयर कि आवर चॉइस टुडे विल शेप द वर्ल्ड वी इनहेरिटेड टुमारो।
अभी जो हम जो भी चॉइस लेंगे, जो भी डिसीजन लेंगे, वो हमारे जो आने वाला जनरेशन है उसको शेप करेगा। तो ये लाइन बहुत अच्छा है आपके मेंस में लिखने के लिए। और चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे। नेक्स्ट आर्टिकल है आज का, डेंगू से रिलेटेड है। ये जो डेंगू है वो एपी सेंटर में अभी तक देखा जा रहा था, लेकिन अब हर जगह फैला हुआ है। लाइक पहले देखा जाए तो कुछ रीजन में बहुत ज़्यादा फैलता था, लेकिन अब हर जगह ही है। ये डेंगू का जो रेट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और मोर्टेलिटी रेट भी बढ़ गया है। तो डेंगू के बारे में पढ़ लेते हैं, प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है आपका। साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है अभी एक वोल्बेकिया बैक्टीरिया है, जो कि डेंगू किससे होता है, डेंगू वायरस से होता है। तो ये जो वोल्वेरिया बैक्टीरिया है वो डेंगू के ग्रोथ को रोक देता है, उसके मल्टीप्लिकेशन को रोक देता है, जिसकी वजह से डेंगू फैलता नहीं है। तो ये 50% जो इंसेक्ट होते हैं बैक्टीरिया उनमें ऑलरेडी नेचुरली पाया जाता है 50% में, लेकिन ये जो मॉस्क्यूटोज़ हैं वो उनमें नहीं है। जो एडीज़ मॉस्क्यूटो है उनमें नहीं है। तो साइंटिस्ट बोल रहे हैं कि ये वोल्बेकिया बैक्टीरिया जो है उसको अब हम मच्छर में इंट्रोड्यूस कर देंगे, जहाँ पे उनका जो वायरस है उनका ग्रोथ रुक जाएगा, जिसकी वजह से सारे जो मच्छर के थ्रू ये जो फैलता है डेंगू वो फैलेगा नहीं, और ये डेंगू को हम कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी हमें कुछ भी मेजर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा और बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा अगर ये इम्प्लीमेंट हो जाता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट आर्टिकल पे कि जो इंडिया में दो लेबोरेटरी हैं जिसमें कफ सिरप जो है उसकी टेस्टिंग होगी एक्सपोर्ट होने के पहले। जो भी हमारा फार्मा कंपनी बहुत सारी प्रोडक्ट्स अपना एक्सपोर्ट करती हैं अदर कंट्रीज़ में, तो उसमें यूएसए है और अदर कंट्रीज़ हैं, जैसे यूएसए है, कजाकिस्तान है और गैम्बिया है, जहाँ पे लोगों ने क्वेश्चन उठाया इंडियन जो कफ सिरप है उसके रिगार्डिंग, क्योंकि वहाँ पे कुछ डेथ हो गया था इस कफ सिरप के पीने से की वजह से। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि पहले हम इसकी क्वालिटी चेक करेंगे, और जो लेबोरेटरीज़ इंडिया में रजिस्टर्ड होगा उसमें ये टेस्ट होगा, और तब उनको सर्टिफिकेट मिलेगा और तभी वो एक्सपोर्ट कर पाएंगे। तो ये एक अच्छा मेजर है क्वालिटी एश्योरेंस के लिए। जून 1 से कोई भी जो कफ सिरप होगा वो एक्सपोर्ट तभी होगा जब वो सर्टिफाइड होगा इंडियन गवर्नमेंट से। CDSCO के बारे में पढ़ लेते हैं। ये एक सेंट्रल ड्रग अथॉरिटी है जो 1940 जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 था उसके तहत इसको बनाया गया था। इसको अप्रूवल ऑफ ड्रग के लिए बनाया गया था। जो क्लिनिकल ट्रायल होता है, जो कोरोना में आपने देखा था ट्रायल चल रहा था, तो उसके लिए भी यही रिस्पॉन्सिबल होता है। ड्रग के स्टैंडर्ड्स के लिए यही इम्पॉर्टेंट होता है, एंड क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारे ड्रग्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसमें प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट हमारे ये है कि ये जो CDSCO है वो 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के थ्रू बना है, और ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ऑफ नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी NRA के अंडर आता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल अपने दूसरे आर्टिकल के साथ। धन्यवाद।